नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बुक के गद्यखंड भाग का दूसरा अध्याय भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो आप लोग फटाफट से इस क्लास के साथ जुड़ जाइए और सभी लोग एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त मित्र जो इस क्लास के साथ जुड़ सके। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाह रहा हूं कि अगर जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अगर जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप लोगों को किसी भी क्लासेज का पीडीएफ नोट्स जो है दिया जाता है, चाहे पैनल पीडीएफ हो या फिर चैप्टर वाइज नोट्स हो, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब हम लोग जो है आज के अपने क्लास को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के बीच ये रहा, कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। सभी लोग जो है जवाब देंगे कमेंट में, और साथ ही साथ जब सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग कमेंट में क्लास एंड होने के बाद बताइएगा कि सारे ऑब्जेक्टिव में से कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो पहला प्रश्न है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिले में हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है सारण जिले में हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले उनका नामांकन कहाँ हुआ था। तो इनका नामांकन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो छपरा में हुआ था, ठीक ना, छपरा में इनका नामांकन हुआ था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सबसे पहले उनकी पढ़ाई कौन से स्कूल में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो हाई स्कूल में जो है उनकी पढ़ाई हुई थी, तो ऑप्शन आपका पांचवा का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छपरा के हाई स्कूल में सबसे पहले वो नामांकन कराए थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो इनका जन्म जो है जीरादेई जो है नामक गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था महादेव सहाय। हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनके पिता का नाम क्या है भाई, तो इनके पिता का नाम जो है महादेव सहाय है, जो क्या जानते थे, घुड़सवारी और जो है मतलब कि पहलवानी जानते थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी को भी घुड़सवारी और पहलवानी सिखाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद किस विषय के अच्छे जानकार थे। तो फारसी और संस्कृत के जो है ये अच्छे जानकार थे। तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चीज याद आप लोग रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि वह किसका शौकीन रखते थे। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि राजेंद्र प्रसाद जो है पहलवानी और घुड़सवारी जानते थे, तो इस चीज़ का जो है इनको शौक था। और ये किसने सिखाया था, तो इनके पिता ने जो है इनको सिखाया था। पिता जो थे वो पहलवानी घुड़सवारी करते थे, तो वही इनको घुड़सवारी और पहलवानी सिखाए थे। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि हाई स्कूल में वो किस दर्जे में रखे गए। तो वो 8वें दर्जे में जो है इनको रखा गया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक परीक्षा में कौन सा स्थान ये पाए। तो प्रथम स्थान पाए थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि वे किस वर्ष मैट्रिक परीक्षा पास किए थे। तो 1902 में जो है ये मैट्रिक परीक्षा पास किए थे। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि वे कलकत्ता कोर्ट के वकील कब बने। तो 1911 ईस्वी में वे कलकत्ता कोर्ट के जो है वकील बनते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न कि 1916 ईस्वी में वकालत करने के लिए वो कहाँ चले गए। तो पटना चले जाते हैं। जब पटना में जो कोर्ट की स्थापना होता है, जब न्यायालय बन जाता है, तो वहाँ पर जो है ये वकालत करने चले जाते हैं 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना, सच्चिदानंद क्या हो जाएगा, सिन्हा हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पा करके वो किसकी स्थापना करते हैं, ये पूछा जा रहा है।
तो किसकी स्थापना करते हैं? तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो है ये स्थापना करते हैं इन दोनों की सहायता से। इसके बाद कहा जा रहा है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावधान किया था? तो 14 वर्ष का जो है इन्होंने क्या किया था? वर्षावधान किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो क्या नाम है? तो राजगिरी है। राजगिरी जो है मगध की प्राचीन राजधानी है। उसके बाद फायान कहाँ का यात्री था? ये पूछा जा रहा है। तो फायान कहाँ का आया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फायान जो है चीनी यात्री होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है गद्य की कौन सी विधा है? यानी ये जो पाठ है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया, तो ये गद्य की कौन सी विधा है? तो ये क्या है? एक निबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है? तो नालंदा जो है भारत के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है। और भारत में कहा की? तो बिहार की। ठीक ना, बिहार के नालंदा की जो है गौरव गाथा को समेटे हुए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? तो बिहार प्रदेश के क्षेत्र में जो है ये अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा का जन्म किसके उदार दान से हुआ था? तो वहाँ के जो तत्कालिक जनता थे, यहाँ के जो यहाँ के उस समय के रहने वाले जो जनता थे, उनके दान से जो है नालंदा का जन्म हुआ था। तो ये चीज याद रखना है आप लोगों को। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि युवान चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है। किसका? तो महात्मा बुद्ध का, भगवान बुद्ध का जन्मभूमि है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि महावीर और मैथिली पुत्र गौसाल की भेंट मैथिली पुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई है? ध्यान से समझिएगा, महावीर और मैथिली पुत्र गौसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई है? तो नालंदा में जो हुई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जो है पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यानी इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो टोटल कुल मिलाकर के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इन 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया और कितने प्रश्नों का आपको जवाब मालूम था, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग आगे अब चलेंगे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, और इस पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस वाक्य का अर्थ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा, ज्ञान और प्रसिद्धि केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि एशिया के अनेक देशों तक जो है फैल गई थी। जैसे चीन हो गया, तिब्बत हो गया, सुमात्रा और अन्य देशों के विद्यार्थी यहाँ पढ़े थे या पढ़ने आते थे। और नालंदा ज्ञान का जो है महान केंद्र था, जहाँ से विद्या का प्रकाश दूर दूर तक पहुंचा और अनेक देशों को प्रभावित किया। तो ये पहला नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि नालंदा की वाणी जो है एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली गई। इस वाक्य के आशय के बारे में हमसे पूछा गया था। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है? गिरिब्रज, या जो हम लोग राजगिरी नाम जानते हैं वो था मगध की प्राचीन राजधानी, गिरिब्रज या राजगीर। ठीक, और वह कहाँ के अवस्थित थी? तो यहाँ पर याद रखना है कि यह 5 पर्वतों के बीच स्थित है और वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तप्त कुंडों से लगभग 7 मील उत्तर दिशा में जो है ये स्थित है। और कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण था और बौद्ध तथा जैन जो धर्म के लोग थे, या फिर बौद्ध और जैन धर्म में या जैन धर्म से इसका क्या था? गहरा संबंध था। तो अगर आपसे पूछ देगा कि मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो गिरिब्रज या राजगिरी बताना है। और ये कहाँ अवस्थित था? तो ये ध्यान रखना है कि यह 5 पर्वतों के बीच स्थित था और वर्तमान में जो हमारा नालंदा है वही राजगिरी के तप्त कुंडों के लगभग 7 मील दूर उत्तर दिशा की ओर यह स्थित है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा जो है एक क्या था? गांव था, एक गांव के रूप में जाना जाता था। और वहां पर
प्रवारिकों का आम्रवन था, वहाँ प्रवासियों का जो है आम्रवन था, ठीक ना। यहाँ पर प्रवासियों हो जाएगा, प्रवासियों का जो है क्या था, आम्रवन था। और इसी स्थान पर भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था और नालंदा के एक धनी व्यक्ति लेप ने बुद्ध का जो स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। इससे पता चलता है कि बुद्ध के समय भी नालंदा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यानी जब महात्मा बुद्ध आए तो यहाँ पर जो है यहाँ के जो धनी विद्वान थे उन्होंने क्या किया, मतलब महात्मा बुद्ध का स्वागत किया। फिर यहीं के लोगों ने जो है दान वान दे करके जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसकी जो है स्थापना करवाई थी, उसको बनाया था उन लोगों ने। तो ये तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया कि बुद्ध के समय में नालंदा में क्या था, तो हमें बताना है कि उस समय एक गांव था यहाँ पर और फिर बाद में जो यहाँ पर विश्वविद्यालय बनाया गया। यहाँ पर अलग अलग विहार की जो है स्थापना किया गया। चौथा प्रश्न है कि महावीर और मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी, तो इसका उत्तर होगा कि जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर और आचार्य मैथिलीपुत्र गोसाल की भेंट जो है नालंदा में हुई थी और उस समय नालंदा राजगृह का एक उपग्राम माना जाता था और यह स्थान धार्मिक विचार विमर्श का केंद्र था। यहाँ महावीर ने कई वर्ष बिताए और धर्म का प्रचार प्रसार किया था। आगे बार बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था, तो इसका उत्तर होगा कि महावीर ने नालंदा में 14 वर्षों का वर्षावास किया था। और वर्षावास का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रह करके तपस्या और धर्म प्रचार करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षावास बोलते हैं। तो 14 वर्षों तक जो है नालंदा में हमारे महावीर ने क्या किया था, वर्षावास किया था 14 वर्षों तक नालंदा में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारानाथ कौन थे और उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो तारानाथ कौन थे मेरे भाई, तो तारानाथ जो है तिब्बत के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान थे और उन्होंने गौतम जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो है जन्मभूमि जो है नालंदा को बताई है। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने नालंदा को सारिपुत्र की जन्मभूमि बताया। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और तारानाथ के अनुसार नालंदा का संबंध बुद्ध काल से था। तो और यहाँ बहुत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। तो मतलब इन्होंने सारिपुत्र के नाम से जो है उन्होंने जन्मभूमि को बताया, नालंदा को बताया और साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के बारे में बताया कि महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली, महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए तो महात्मा बुद्ध के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया इस चीज़ को लेकर के। लेकिन मुख्य रूप से याद रखना है कि उन्होंने नालंदा को जो है सारिपुत्र की जन्मभूमि के रूप में बताया था। तो क्वेश्चन संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ था। तो इसका उत्तर होगा कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा जो है गुप्त काल में विकसित हुआ और इसी समय यहाँ शिक्षा का बड़ा केंद्र स्थापित हुआ और बाद में सम्राट हर्षवर्धन के समय यहाँ उनकी उन्नति के शिखर पर पहुँच गए और उस समय देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि नालंदा जो है या एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में कब उभरा, तो गुप्त काल में उभरा जब हर्षवर्धन का शासन काल था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर है कि फाहियान कौन था, वे नालंदा कब आए थे। तो फाहियान जो है एक चीनी यात्री थे और वे 4वीं सदी में भारत आए थे और उन्होंने नालंदा में सारिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर बने स्तूप का दर्शन किया। और इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि उनके यात्रा वृत्तांत से नालंदा की प्राचीन स्थिति की जानकारी मिलती है। इससे नालंदा की ऐतिहासिक महत्ता जो है सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था और उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो कहा जा रहा है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री युआंगचांग, जिनको ह्वेनसांग बोलते हैं, वो भारत आए थे और यह समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। वहाँ हजारों विद्यार्थी और आचार्य शिक्षा प्राप्त और प्रदान कर रहे थे। नालंदा उस समय एशिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बन चुका था। तो यानी हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया, तो ह्वेनसांग आए, जिसको युआंगचांग बोलते हैं। और उस समय नालंदा की जो दशा थी वो बहुत अच्छी थी और इस समय जो है ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया था और सबसे शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा उस समय माना जाने लगा था। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। अब ये इसका उत्तर हमको बनाना है
और इसका उत्तर पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो चीनी यात्री युआंग चांग ने एक जातक कथा के आधार पर बताया है कि नालंदा का नाम नअलदा से पड़ा। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्ध को अपने पूर्व जन्म में यहाँ तृप्ति नहीं होती थी और इसका आशय यह है कि ज्ञान का दान अनंत होता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो क्वेश्चन संख्या 10 है, इसको अपने भाषा में भी आप लोग बना के लिख सकते हैं। किसी भी मतलब कि प्रश्न का उत्तर जो आप लोग अपने भाषा में बना के लिख सकते हैं। ये बस मैं आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर अपने लैंग्वेज में उत्तर लिख के लाया हूँ, बाकी आप लोग खुद से भी जो उत्तर बना सकते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। वहाँ पर जो है 500 जो है व्यापारियों ने क्या किया, चंदा दिया। तो वहाँ के उनके दान से जो क्या हुआ कि इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। और कहा जाता है कि 500 व्यापारियों ने भूमि खरीदकर उसे भगवान बुद्ध को दान में दिया था और उसी भूमि पर बाद में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ और यह दान और सहयोग से बना एक महान शिक्षा केंद्र था जो आज भी है, उसके अवशेष है। और हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय घूमने भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में क्या करिए, चित्रण करिए। यानी यशोवर्मन ने जो अपने शिलालेख में नालंदा के बारे में वर्णित किया उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा कि यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का भव्य चित्र मिलता है। वहाँ ऊंचे ऊंचे जो विहार थे जिसके शिखर आकाश को छूते थे। चारों ओर सुंदर सरोवर, लाल और सुनहरे कलम तथा आम के बगीचे थे। भवनों में सुंदर मूर्तियां और अलंकरण थे। यह स्थान अत्यंत सुंदर और विशाल और अद्भुत था। तो क्वेश्चन संख्या आपका जो है 12 है। क्वेश्चन संख्या अगर हम लोग 13 की बात करेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है कि इत्सिंग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है। तो इत्सिंग आपका कौन था मेरे भाई, तो इत्सिंग एक चीनी यात्री था और चीनी यात्री या विद्वान था। उसने नालंदा के बारे में बताया कि वहाँ 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। उसने नालंदा की व्यवस्था, शिक्षा और भवनों की भव्यता का वर्णन किया है। उसके वर्णन से नालंदा की महानता और उन्नति का पता चलता है। तो ये क्वेश्चन संख्या 13 है। 14 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 14 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कोई एक उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर क्या होगा कि नालंदा के विदेशों से संबंध का एक उदाहरण यह है कि सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा के लिए 5 गांव दान में दिलवाए थे। उन्होंने वहाँ एक विहार भी बनवाया था। इससे पता चलता है कि नालंदा की प्रसिद्धि विदेशों तक फैली थी और विदेशी शासक भी उससे जुड़े हुए थे। यानी हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी प्रसिद्धि जो है दूर दूर तक विदेशों में भी फैली और वहाँ के लोगों ने भी अपना सहयोग किया था। क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि नालंदा में जो 5 विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तो 5 विषय थे। पहला आपका व्याकरण यानी शब्द विद्या का शिक्षा दिया जाता था। तर्क शास्त्र का शिक्षा दिया जाता था, जिसको हम लोग हेतु विद्या भी बोलते हैं। चिकित्सा विद्या हो गया, शिल्प विद्या और धर्म दर्शन। इन 5 तरह के विषयों की जो है शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी और कहा जाता था कि इन विषयों से विद्यार्थियों को भाषा हो गया, तर्क हो गया, स्वास्थ्य, कला, धर्म का ज्ञान मिलता था और यह शिक्षा उन्हें व्यवहारिक और सफल जीवन के लिए जो है तैयारी कराती थी। मतलब अगर हमें व्यवहारिक या व्यावसायिक जीवन में सफल होना है तो नालंदा में जो है इन 5 विषयों की तैयारी वहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को कराई जाती थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। यहाँ पर मतलब कौन कौन से प्रसिद्ध विद्वान हुए थे, तो जैसे आपके शिलभद्र हो गए, धर्मपाल हो गए, ज्ञानचंद्र हो गए, प्रभामित्र हो गए, स्थिरमती हो गए, गुणमती, शांति रक्षित, कमलशील, पद्म संभव, दीपशंकर, श्री ज्ञान, ये सभी यहाँ पर के क्या थे, प्रमुख विद्वान थे जो यहाँ पर रहे थे। और इन विद्वानों में न केवल भारत में बल्कि विदेशी भी ज्ञान का प्रचार प्रसार किए और नालंदा की प्रतिष्ठा को वो बढ़ाए थे। तो मतलब भारत के भी लोग थे, मतलब यहाँ पर पढ़े और विद्वान थे बड़े बड़े, और दूसरे देश के भी जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए विद्यार्थी आयशी से आए और विद्वान जो है दूसरे देशों के भी थे जो अपने यहाँ जा करके ज्ञान का प्रचार प्रसार किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिलभद्र से युआंगचांग यानी ह्वेनसांग की क्या बातचीत हुई। तो कहा जा रहा है कि जब युआंगचांग नालंदा से वापस चीन जाने लगे तब आचार्य शिलभद्र से उसने यही रुकने का आग्रह किया। मतलब युआंगचांग से आचार्य शिलभद्र बोले कि आप रुक जाइए,
अपने मतलब देश जो है या अपने स्थान पर मत जाइए। तो युवांगचांग ने कहा कि उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त कर अपने देश जा करके उसका प्रचार प्रसार करना है। और यह सुनकर के शिलभद्र बहुत प्रसन्न हुए और उनके विचार से वह प्रसन्न हुए, तो फिर उनको जो है विदा कर देते हैं, क्योंकि युवांगचांग हुएनसांग को जो है वो शिक्षा प्राप्त करके अपने यहाँ जा करके क्या करना था, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। तो इसलिए वो शिक्षा प्राप्त करके अपने यहाँ जा करके ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि नालंदा के विद्वानों ने तिब्बत, चीन और अन्य देशों में जाकर के ज्ञान का प्रचार किया। आचार्य शांति रक्षित, कमलशील और पद्म संभव जैसे विद्वानों ने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उन्होंने विदेशी भाषाएं सीख करके ग्रंथों का अनुवाद किया। इससे नालंदा का ज्ञान विदेशों तक जो है पहुंचा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। तो ये क्वेश्चन संख्या 18 था। और आज के आखिरी प्रश्न पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 19वां नंबर प्रश्न है कि ज्ञानदान की विशेषता क्या है। तो ज्ञानदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बांटने से घटता नहीं बल्कि जो है बढ़ता है। मतलब ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है कि अगर हम किसी को देंगे तो हमारा ज्ञान जो है वो घटेगा नहीं, वो हमारा ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा भी। तो वही कहा जा रहा है कि ज्ञान दान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये बांटने से जो है घटता नहीं है बल्कि ये बढ़ता है। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, जितना अधिक ज्ञान दिया जाता है उतना ही उसका विस्तार होता है। और ज्ञान मनुष्य और समाज दोनों का जो है विकास करता है। और यही कारण है कि ज्ञान दान सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है दान माना जाता है। तो ये कुल मिलाकर के टोटल 19 प्रश्न थे आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए। तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर करा दिया हूँ मैं, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी मैं करा दिया हूँ। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट पार्ट पर जो है चलेंगे। बाकी आज के इस क्लास से आप लोग का जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। रेगुलर आप लोग जो है क्लास के साथ जुड़िए, और जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। बाकी आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।